एक मुद्दा जो इस समय ज्वलंत हो गया है वो है अयोध्या में एक ज़मीन है जिसको खरीदने और बेचने को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, हजारों लाखों संत उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई इतना छोटा सा कार्य कैसे कर सकता है कि क्या किसी ज़मीन को तुरंत खरीदकर और 10 मिनट या 5 मिनट में वापस उसको किसी को बेच देने में कहीं से भी न्यायालयीय प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी वैधता पर सवाल उठता है? क्या ये अवैध है या इस तरह की डीलिंग हो सकती है? अगर 2 करोड़ में कोई संपत्ति 5 मिनट पूर्व खरीदी जा रही है और 5 मिनट बाद 18 करोड़ में खरीदी जा रही है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गंध है। दर्शकों नमस्कार, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अयोध्या में एक जमीन है जिसके खरीद फरोख्त को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं इस जमीन के खरीद फरोख्त में किसी तरह की असंवैधानिक बातें हुई हैं, इल्लीगल बातें हुई हैं। हम आपको बता दें कि जो अयोध्या मंदिर का मुद्दा है और अयोध्या में जो ज़मीनें हैं उसको लेकर जो राम मंदिर ट्रस्ट है और जो संत समाज है, ये विषय उनसे जुड़ा हुआ है। अगर इस विषय में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो क्या यह संत समाज के ऊपर एक आरोप नहीं होता है? और क्या इस जमीन के खरीद फरोख्त में किसी तरह के इल्लीगल कार्य को किया गया है? इन तमाम बातों को हम समझेंगे वाराणसी के संत जो पातालपुरी मठ के महंत हैं, महंत बालक दास जी से, और उसके बाद वाराणसी के अधिवक्ताओं से भी हम इसकी वैधता और अवैधता पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अयोध्या में एक जमीन है जो कि 12,500 स्क्वायर फीट की जमीन है। इस जमीन को सन 2011 में सट्टा किया गया था और इसकी कीमत पहले तो 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। उसके पश्चात 2019 में इसके फिर जो रजिस्टर्ड सट्टा था उसमें इसकी कीमत बढ़ा के 2 करोड़ की गई और अभी हाल ही में इस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया और उसके थोड़ी ही देर बाद इस जमीन को 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया गया। क्या कहीं से भी इसमें जो पैसे का लेन देन है, 2 करोड़ की चीज 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है, इसके पीछे कोई साजिश दिखती है, इसके पीछे कोई अवैधता दिखती है? इन तमाम प्रकरणों पर बात करने के लिए आइए सबसे पहले चलते हैं संत समाज के वाराणसी के बालक दास जी के पास। दर्शकों, इस जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये कहां तक सही हैं, इस विषय के लिए हम आज बात करेंगे पातालपुरी मठ के महंत और अखिल भारतीय व्यास परिषद के अध्यक्ष बालक दास जी से, क्योंकि संत और जो ट्रस्ट है ये कहीं न कहीं आस्था का विषय होते हैं। क्या इस तरह के विषय पर प्रश्न चिन्ह उठाना विपक्षी पार्टियों द्वारा कहीं इन संतों पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाता? तो इस विषय पर आइए चलते हैं बालक दास जी से बात करते हैं। दर्शकों, आइए हम पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास जी से समझते हैं जो अयोध्या में प्रकरण चल रहा है, जमीन का विवाद जो चल रहा है, उस विषय पे इनका क्या कहना है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी, जो ये कहा जा रहा है कि एक अमरूद का बागीचा था और उसमें 2 करोड़ में पहले उसको बेचा गया, उसके बाद 18 करोड़ में खरीद लिया गया और ये कुछ ही मिनटों में ये पूरी की पूरी घटना घट गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बिंदुओं पर सुनकर के हंसी भी आती है कि जैसे लग रहा है कि कोर्ट, कानून और सारी चीज़ें आपके पार्टी के जो नेता संजय जी हैं इनके अलावा कोई जानता नहीं और शायद इन्होंने सबको खरीद लिया है। दुनिया में मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि 5 मिनट में एक रजिस्ट्री फिर 5 मिनट में दूसरी रजिस्ट्री हो जाए। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि कोई भी रजिस्ट्री होती है उसके लिए 40 दिन का मोहलत देती है कोर्ट की, अगर किसी का ऑब्जेक्शन वगैरह हो, कुछ हो तो करने का 40 दिन के अंदर कर सकता है और यहाँ 5 मिनट में सारा खेल हो जा रहा है। दूसरी बात, जो उन्होंने तथ्य दिए हैं, साबूत दिए हैं, उन साबूतों के आधार पर शायद उन्हें ये पता नहीं है कि 2011 की जो सट्टा हुआ था और 2011 में
और आज 2021 जब राम मंदिर का निर्णय भी नहीं आया था और उस समय अयोध्या की ज़मीन, क्योंकि हम लोगों ने भी कई बार वहाँ ज़मीन के बारे में जाना और पहचाना है, तो उस समय जो रेट था और आज का रेट ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। जब से राम मंदिर का निर्णय आया है तब से ज़मीन 7वें आसमान पर अयोध्या की पहुँच चुकी है। खैर, दूसरी बात यह है कि ये सारी चीज़ों का तो एक अंतराल है ही है, क्योंकि जो 2 लाख करोड़ की अगर होगी भी उस समय तो आज वो 2 करोड़ की नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि इतने जल्दी 5 मिनट के अंतराल में रजिस्ट्री दूसरी कैसे हो सकती है, ये भी संभव नहीं है। चौथी बात यह है कि सबसे बड़ा जो दुखदाई ये विषय है कि आप नेता जो संजय हैं, उन्होंने एक तरह से पूरी संत समाज के ऊपर जो है उंगली उठाई है। उसका रीज़न ये है कि जिस ट्रस्ट के मंत्री को यानी चंपत राय जी को वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने इतने पे ख़रीदा है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष शायद तो नहीं पता होना चाहिए, माननीय नित्य गोपाल दास जी हैं, जो हमारे सर्वोच्च वैष्णव समाज के बड़े संत हैं, जिनको संत लोग आस्थापूर्वक नमन करते हैं। ऐसा संत जिस ट्रस्ट पे अध्यक्ष हो और भी कई संत उसके सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में क्या सदस्यों के रहते इतनी बड़ी धांधली कोई कर सकता है? चंपत राय के ऊपर भी कितने लोग जो हैं बैठे हुए हैं जो कि वो इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, हजारों लाखों संत उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई इतना छोटा सा कार्य कैसे कर सकता है, ये भी सोचने की बात है। और जहाँ संत मतलब तुमको संतों पर भी विश्वास नहीं, तो अभी तक तो यह स्पष्ट था कि ये जितने लोग हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या आप पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने शुरू से राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, राम के अस्तित्व को नकारा। राम मंदिर ना बन पाए उसके लिए कितनी बार इन्होंने कोशिश की कोर्ट में हिलगाने के लिए, कहीं कैसे हो कहीं कैसे। आज जब राम मंदिर की रास्ता बनने की सफाई और साफ़ हो चुका है, राम मंदिर बनने की जो रास्ता है क्लियर हो चुकी है और मंदिर बन रहा है, उस पर किस प्रकार से अड़बंगा डाला जाए, कैसे उसको रोका जाए, नई नई चालें लेकर के आ रहा है। अभी तक राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग अब संतों पर भी इनका विश्वास उठ चुका है। इनको एक बार सोचना चाहिए कि नहीं, जिस ट्रस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े संत जुड़े हैं तो संत तो ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी इन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की प्रकट की है, तो अब ये साफ आ चुका है कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है किस प्रकार से, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, इनके पास कोई आरोप लगाने के मुद्दे हैं नहीं। सरकार जो भी कार्य की है बड़े सूझबूझ करके, चाहे वो कोरोना काल की चीज़ों को लेकर के और चाहे आज तक जो चीज़ें करती आई, वो लगातार सरकार उत्थान की ओर, देश को तरक्की की ओर, और चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, सारी सरकारों ने योगी जैसा ईमानदार व्यक्ति उत्तर प्रदेश को मिला है। अब इनको कोई मुद्दे कहीं मिल नहीं रहे हैं कि 2000 चुनाव किस बेसिस पे लड़ें, 2000 चुनाव के लिए हम क्या आरोप सरकार के ऊपर लगाएं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक नई खोज जारी की जिससे ये नकाब हो चुके हैं, दुनिया जान चुकी है। ये सोच तो कुछ दूसरा ही रहे थे लेकिन उसका उलट गया मामला, और इनकी मानसिकता सामने आ चुकी है। जो ये कह रहे हैं ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा मचा करके, मान लो अगर तुमको एक बार लग भी रहा था कि ये इन्होंने गलत किया, आपको कोर्ट में जाना चाहिए थे। आपने बाकायदा मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपको लगता था ये घोटाला है तो घोटाला क्या मीडिया वाले उसको सही कर देंगे? आप कोर्ट पर पीएल डायल करो ना, आप वहाँ पर साबित कर दो। कहने का तात्पर्य, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, साबित करेंगे कहाँ। और वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को भी जो देखा गया है आज की डेट में, उसकी जो ज़मीन है 18 करोड़ से ज़्यादा उसका रेट है, उससे भी कम दाम में ली गई है जैसा कि हमको बताया गया है। तो ऐसी स्थिति पर भी जिस प्रकार से इन लोगों ने आरोप लगाए हैं, बहुत निंदनीय, कठोर शब्दों में, अब ये कह लो एक तरह से धूर्ता इन्होंने प्रकट की है। इससे ज़्यादा धूर्ता और लोग कर क्या सकते हैं? पाखंडियों के तरह के इस पाखंड बगाड़ने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, और जनता और भगवान रामभद्र जी सनातन धर्मावलंबी कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो दर्शकों, ये हैं महंत बालक दास जी। इन्होंने जितने भी आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण पे उसको सिरे से नकारा, और उन्होंने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के जो नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि 5 मिनट के अंतराल पे ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, उसके लिए साफ साफ इनका कहना है
कि कोर्ट में वो क्यों नहीं गए और ये कौन सा प्रकरण है कि जिसमें 5 मिनट के अंदर एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री हो सकती है, जबकि 40 दिन का मिनिमम नोटिस भी दिया जाता है। तो कहीं न कहीं मुद्दों की कमी के चलते जो विपक्ष है वो सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहा है, जिसे बालक दास जी ने सिरे से नकार दिया। अभी आपने सुना बालक दास जी को, जो कि इस प्रकरण में खासे नाराज़ दिखे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को ही आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं बहुत बड़े संत हैं और इस तरह के प्रश्नों को उठाकर संत समाज पर बार बार जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ये न देश हित में हैं और न भारत की आध्यात्मिक आस्था के हित में है। अब आइए चलते हैं, हम अधिवक्ताओं से बात करते हैं। हमारे साथ आज वाराणसी के विनोद शुक्ला, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या किसी ज़मीन को तुरंत खरीदकर और 10 मिनट या 5 मिनट में वापस उसको किसी को बेच देने में कहीं से भी न्यायालयीय प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी वैधता पर सवाल उठता है? क्या ये अवैध है या इस तरह की डीलिंग हो सकती है? इन सारे जो प्रकरणों में जो कानूनी दांवपेच हैं, इसको समझने के लिए आइए बात करते हैं अधिवक्ता विनोद शुक्ला से। दर्शकों, अयोध्या में जमीन बेचने के प्रकरण का जो विवाद है उसको लेकर इस समय हम पहुंचे हैं वाराणसी के कचहरी में, जहां पर यहाँ के जो वकील हैं उनसे हम बात करेंगे। विनोद शुक्ला जो कि पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, हम इस विषय पर उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि जो अयोध्या में प्रकरण हुआ कि एक ज़मीन जो खरीदी गई वो 2 करोड़ में खरीदी गई और 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो 18 करोड़ में वापस बेच दी गई, ये कितना लीगल है कानूनी दृष्टिकोण से? विनोद जी नमस्कार। जी, जो अयोध्या में ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है, 5 मिनट के बाद एक बैनामा होता है, इस पर कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, अभी कोई मुआयना तो हमने व्यक्तिगत स्तर पर अपने माध्यम से न किया है न करवाया है, इसलिए बहुत मैं ऑथेंटिक रूप से तो नहीं इस बात को कह सकता, लेकिन अगर 2 करोड़ में कोई संपत्ति 5 मिनट पूर्व खरीदी जा रही है और 5 मिनट बाद 18 करोड़ में खरीदी जा रही है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गंध है। मीडिया के माध्यम से ही, समाज पत्र माध्यम से कुछ तथ्य हम लोगों को जानकारी हुई, जिसमें ये बात आया कि किसी पाठक जी ने सट्टा पहले कराया था और बाद में उन्होंने उसको उस तिथि में बैनामा कराया और फिर आया। तो ये तो ट्रांजैक्शन अगर सट्टा पहले का था, उस समय 2 करोड़ रुपया तय हुआ, उन्होंने बैनामा अपने नाम से कराया और 2018 में फिर 5 मिनट बाद ट्रस्ट के नाम से बैनामा हुआ। ये विषय तो निश्चित रूप से प्रासंगिक है कि 2011 का सट्टा 2018 में 2021 में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें उस सट्टे में जो नियमता है कि 3 साल की मियाद होगी, उसमें मियाद की अवधि क्या थी? पार्टीज कंसेंट अगर रहे होंगे कि भाई तैयार हैं, तो सट्टे के आधार पे अगर बैनामा कर रहे हैं तो पार्टी फ्री है कि 2 करोड़ में तय किया, 2 करोड़ में दे दिया। और ये पाठक जी भी अपने स्वतंत्र हैं कि 18 करोड़ में बेच रहे हैं। अब इस बैनामे के जो ट्रस्ट के फेवर में जो बैनामा हुआ है, उस बैनामे के ट्रांजैक्शन डीड को देखने के बाद ही कोई बात कहना उचित होगा, क्योंकि ये 18 करोड़ रुपया जो ट्रांजैक्ट हुआ है किसके खाते में गया है और उसका तरीका क्या रहा है जाने का। तो विनोद जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर हम किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं और 5 मिनट बाद ही हम मालिकाना हक हमारे पास आ गया और 5 मिनट के बाद ही उसकी रजिस्ट्री हम किसी को भी बेच सकते हैं, इसमें कोई कानूनी अवैधता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो 2 करोड़ रुपए ये 2011 का जो मूल्य था
उसके हिसाब से 10 साल बाद ये सट्टा लीगलाइज किया गया और उसके बाद उसको आज के रेट के हिसाब से बेचा गया। क्या इस कारण से इतना अंतर आ रहा है रेट में? मैंने आपसे एक बात कहा कि 2011 का सट्टा, जो सट्टे की मियाद सामान्यतः अगर उसमें समय निर्धारित नहीं है तो 3 साल रजिस्टर्ड सट्टा है, तो 2014 के बाद 2021 ये 7 साल का समय एक्सटेंशन कैसे हुआ और कैसे वो सट्टा प्रभावी हुआ, यह थोड़ा हम लोगों को संदेह खड़ा कर रहा है। ठीक है, सट्टे की कुछ मियाद होती है, 3 साल ही मैक्सिमम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है? वो पार्टीज अगर उस सट्टे एग्रीमेंट में लिखती है कि हम 5 साल रखते हैं, 7 साल रखते हैं, 8 साल रखते हैं, जो टाइम लिमिट वो रखते हैं वो माना जाएगा। उस सट्टे में क्या लिखा था ये तो सामने आया नहीं किसी के, कि सट्टे में क्या लिखा था। अभी जो परिचर्चाओं से जानकारी हो रही है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हो रही है, सिर्फ यही बात आ रही है कि ये 2 करोड़ का था और 18 करोड़ में बेचा गया। लेकिन और 2011 में सट्टा हुआ, जो एक ट्रस्ट की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और चीज़ें, हमको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो जनता का पैसा है, जनता की मनोभावना का जो पैसा है, भाई मेहनत और गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपको मनमाने और घर जाने ढंग से उसको खर्च करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं ट्रस्ट पर, हमारा किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ा दायित्व इस समाज ने अगर आपको सौंपा है, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, तो इस जनता के पैसे का समुचित और सही तरीके से प्रयोग करने की भी जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी। और ट्रस्ट कहीं न कहीं जनता के इस सौंपे गए दायित्व से अपने को अलग करता पाया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है ट्रस्ट के लोगों से कि आपके पास जो ये जनता का पैसा है, इस पैसे को आप माने घर जाने तरीके से खर्च ना करें। जो वाजिब है, जो वाजिब कीमत हो उसमें आप खरीदें, उसमें निर्माण करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसे को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप बर्बादी दिखती है तो निश्चित रूप से पैसे का मामला है तो संदेह खड़ा होगा। ये 2 रुपये का हड़िया खरीदने वाला आम आदमी ट्रस्ट को चंदा दिया है, तो उसकी भावना आहत हो रही है कि हमारे पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए पुनः मैं ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण और अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि पैसे का दुरुपयोग ना करें। पैसा आपका व्यक्तिगत नहीं है, इस देश की जनता का पैसा है और उसका समुचित और सही ढंग से प्रयोग करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे विनोद शुक्ला, जिन्होंने कुछ बारीक पॉइंट्स जो हैं इस विषय पे हमको बताया। पहला बात तो ये है कि अगर 2011 में उस ज़मीन का सट्टा हुआ था तो सट्टे की मियाद कितनी थी, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा विषय, अगर 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट बाद ही 18 करोड़ में बेची गई है, इसके पीछे कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदेह उठता है तब जब पैसे की बात आती है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे इकट्ठे हुए हैं भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए, उसमें 2 करोड़ की रकम बढ़ के अगर 18 करोड़ होती है तो लाजमी है कि इस पर प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया है, उन्होंने पूछा है। अब ये मंदिर समिति का जो ट्रस्ट है वो इसका जवाब देगा। भविष्य में इस विषय पर क्या कवायद होगी ये तो भविष्य ही जानेगा, लेकिन फिलहाल ये जो खरीद फरोख्त का मामला है कहीं न कहीं प्रश्नों के घेरे में है। नमस्कार।